Hi everyone, welcome to DU की पढ़ाई platform. Hit the subscribe button and watch the lectures till the end. So in this video we will discuss chapter 2 of your generic elective paper Ideas in Indian Political Thoughts. सेकेंड चैप्टर जो है वो ताराबाई शिंदे से संबंधित है। ये एक फेमिनिस्ट थिंकर थी 19 सेंचुरी की और इनका इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में राजनीतिक चिंतन में क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इन्होंने जेंडर इश्यूज़ को लेकर के आवाज़ उठाई 19 सेंचुरी के अंदर, जो उस वक्त महिलाओं को प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी, उनके प्रति जो क्रूर व्यवहार रखा जाता था और महिलाओं की जो खराब कंडीशन थी, उसके बारे में इन्होंने जो है काफ़ी कुछ लिखने की कोशिश की और अपने काम के ज़रिए भारतीय राजनीतिक चिंतन में एक एक नया विचार जो है छोड़ के गई हैं। और इनके लाइफ और काम के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लाइफ इंट्रो समझेंगे ताराबाई शिंदे का। उसके बाद कॉलोनियल इंडिया में जो जेंडर इश्यूज़ थे, उस पे इनके क्या विचार हैं, क्या चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। मैरिज प्रैक्टिसेस को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है इन्होंने, जो मैरिज इंस्टीट्यूशन था इंडिया के अंदर एट दैट टाइम। देन उनकी आइडियाज़ की हम क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे। पीवाईक्यूज़ को भी इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप नोट्स को कंप्लीटली डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहले इनका जीवन परिचय जान लेते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक्स पे आएँगे। 1850 में इनका जन्म हुआ, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर महाराष्ट्र में पड़ता है ये आज के। इनके पिताजी का नाम था बापूजी हरी शिंदे और ये स्वयं एक रेडिकल थिंकर और पब्लिशर थे। काफ़ी जो है प्रोग्रेसिव व्यूज़ वाले आदमी थे और इसकी वजह से इन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया भी। ताराबाई शिंदे को मराठी, संस्कृत और इंग्लिश की भी शिक्षा दी गई, यानी काफ़ी इंटेलेक्चुअल अपब्रिंगिंग रही। और यही सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से उन्होंने अपने विचार को इतनी ज़्यादा प्रखर तरीके से और बोल्ड तरीके से सोसाइटी में प्रस्तुत किया, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ताराबाई शिंदे का लाइफ इंट्रो है। इसके बाद ये इनकी लाइफ में 1882 में सबसे ज़्यादा बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट आता है, जब उन्होंने अपनी सबसे पहली किताब प्रस्तुत करी, या पैम्फलेट कह सकते हैं आप। उसका नाम था स्त्री-पुरुष तुलना, यानी स्त्री और पुरुषों के बीच में तुलना करते हुए और उस वक़्त की सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करते हुए, काफ़ी सार्कास्टिक टोन का इस्तेमाल करते हुए अपनी बातों को रखा। और इस किताब को सबसे पहली इंडिया की फेमिनिस्ट टेक्स्ट माना जाता है। सो हर डिफाइनिंग मूवमेंट केम इन 1882 व्हेन शी रोट स्त्री-पुरुष तुलना, व्हिच इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज़ द फर्स्ट फेमिनिस्ट टेक्स्ट इन मॉडर्न इंडिया। इन्होंने मराठी में पब्लिश किया था इसे, बाद में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ। काफ़ी रेवोल्यूशनरी टेक्स्ट थी। तो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट था जिसकी वजह से उनको ये पूरी किताब लिखनी पड़ी। बहुत ज़्यादा उस इंसिडेंट की वजह से काफ़ी दुखद महसूस हुआ इन्हें। तो एक बारी क्या हुआ कि एक ब्राह्मण विडो थी जिसका नाम था विजय लक्ष्मी। तो वो प्रेग्नेंट हो गई अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते, चूँकि वो विडो थी। तो अब जो चाइल्ड हुआ, प्रेग्नेंट हो गई, चाइल्ड हुआ, चाइल्ड को उसने मार दिया। यानी अपनी जो माँ होती है वो कभी अपने बच्चे को नहीं मारती हैं, है ना? उनके अंदर इतनी ममता और इतना प्रेम होता है। लेकिन आप उस लेडी की स्थिति को समझिए कि कितना ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर रहा होगा उसके ऊपर, कितनी ज़्यादा उसके थॉट प्रोसेस को जो है अफ़ेक्ट किया गया होगा, कि उसके अंदर इतना डर बैठ गया कि अगर इस बच्चे के बारे में समाज को पता चलेगा तो ये लोग मेरा कितना ही ज़्यादा विरोध करेंगे और सोसाइटी में जो है कितनी ह्यूमिलिएशन फ़ील करनी पड़ेगी मुझे। So that lady, due to fear of severe social stigma, ostracism, and public humiliation, she killed her illegitimate child. बाद में विजय लक्ष्मी को अरेस्ट किया गया और उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। अब इस एंटायर इंसिडेंट को एक ऑर्थोडॉक्स न्यूज़पेपर के अंदर कवर किया गया। उस न्यूज़पेपर का नाम था पुणे वैभव। तो उस न्यूज़पेपर के अंदर जस्टिफाई किया गया कि बच्चे को सोसाइटी की नॉर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मार देना जायज़ है। और ऊपर से जो एडिटर महोदय थे उस न्यूज़पेपर के, उन्होंने महिलाओं के कैरेक्टर और मोरल्स के ऊपर ही सवाल उठा दिए और क्रिटिसाइज़ करने लग गए। तो इतनी ज़्यादा ख़राब सोसाइटी थी, इतनी क्रूर सोसाइटी थी कि एक तो महिलाओं को जो है विडोज़ की स्पेशली जो स्थिति होती थी उस वक़्त, ना उनको रीमैरेज अलाउड था, ना उनको सोशल लाइफ़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। तो एक तो वो खुद इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन के डर से उसने बच्चे को मार दिया, ऊपर से न्यूज़पेपर में इस भयानक घटना को इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। अब इस एनवायरनमेंट में इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर के ताराबाई शिंदे ने अपना ये जो टेक्स्ट है स्त्री-पुरुष तुलना, इसको लिखना चुना। So it was in this charged environment that ताराबाई शिंदे emerged। और ये एक चित्पावन ब्राह्मण कम्युनिटी से आती थी और महाराष्ट्र की कास्ट हायरार्की में सबसे ऊपर मानी जाती है ये ब्राह्मण कम्युनिटी के अंदर। इसकी इस प्रिविलेज की वजह से इन्हें एजुकेशन भी मिला, सारी चीज़ें पढ़ाई-लिखाई हुई भी इनकी। और इन्होंने इसी प्रिविलेज को, इसी एजुकेशन सिस्टम के जो भी उन्होंने सीखा,
उसी का इस्तेमाल उन्होंने उसी सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करने के लिए कर दिया। ठीक है? तो ये इस तरीके से इनका थोड़ा-सा जीवन परिचय है कि कैसे उन्होंने अपनी टेक्स्ट लिखी, क्या इंसिडेंट था और क्या उनके जन्म से संबंधित चीज़ें हैं। फर्स्ट टॉपिक है अब यहाँ पे कि जेंडर इश्यूज़ इन कॉलोनियल इंडिया। जब अंग्रेज़ों का राज था तो उस वक़्त क्या-क्या जेंडर इश्यूज़ हुआ करते थे। इस पर कई सारे पीवाईक्यूज़ भी पूछे जा चुके हैं कि एग्ज़ामाइन द व्यूज़ ऑफ ताराबाई शिंदे ऑन जेंडर रिलेशंस इन कॉलोनियल इंडिया। ताराबाई शिंदे इज़ कंसिडर्ड टू बी लीडिंग थिंकर्स ऑन जेंडर इन मॉडर्न इंडिया इलैबोरेट। तो घुमा के भी क्वेश्चन आ सकता है और कुछ भी एक ही टॉपिक से रिलेटेड उल्टे-सीधे आगे-पीछे करके क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है? तो ताराबाई शिंदे जेंडर रिलेशंस पे बोलते हुए सबसे पहले कहती हैं कि भगवान ने ये पूरा यूनिवर्स बनाया है, गॉड ब्रॉट इंटू एक्जिस्टेंस दिस इनक्रेडिबल यूनिवर्स, और भगवान ने ही मेन और वुमेन दोनों को बनाया है, एंड ही वाज़ आल्सो द वन हू मेड मेन एंड वुमेन बोथ। तो फिर ये बात कहाँ से आ जाती है कि सारी बुराइयाँ वुमेन्स में ही हैं, वुमेन्स को ही जो है नरक का द्वार माना जाता है कि स्त्रियाँ ही नरक का द्वार है, ये कहाँ तक जायज़ बात है? अगर भगवान ने ही दोनों को बनाया है, तब तो फिर ऐसा बोल कर के आप ईश्वर की सत्ता को ही गलत जो है ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। सो इज़ इट देयरफॉर एक्यूरेट टू से दैट ओनली वुमेन्स बॉडीज़ आर हेवन फॉर अ वैराइटी ऑफ विद डिवाइसेस, सब कुछ तुम्हें वुमेन्स की बॉडीज़ के अंदर ही दिखता है? अगर ऐसा है तो भगवान ने दोनों को कुछ जो है गलत ही बनाया होगा। तो ये जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए बोलती हैं। आगे वो बोलती हैं कि वो मेंस के पास जो है वो पावर है जिसकी वज़ह से वो सोसाइटी में वुमेन्स को कंट्रोल करते हैं। पावर उनके पास कहाँ से आती है? उनके पास 2 चीज़ें हैं। पहली, उनके पास पैसा है यानी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, वो बाहर जाके कमाते हैं और प्रॉपर्टी के राइट्स भी सारे उनके पास होते हैं, तो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होते हैं मेंस। और दूसरा, पैट्रियार्कियल जो सोसाइटी है वो इसको और ज़्यादा बढ़ावा देती है। जो पितृसत्तात्मक समाज है, वहाँ पे अपने बेटों को जो है प्रमोट किया जाता है, उनको शिक्षा दिलाई जाएगी, उनको पैसे कमाने के लिए बाहर भेजा जाएगा, लड़कियों को घर के काम करवाए जाते हैं, उनको गृहिणी की ज़िम्मेदारी दी जाती है, उनको कोई एडिशनल प्रिविलेज नहीं दी जाती है और इसकी वजह से वुमेन्स को डिपेंडेंट रहना पड़ता है, उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी नहीं होती है और अपनी पूरी जीवन वो है, जो है वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रह कर के बिता देती हैं। तो ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से मेंस के पास सारी पावर आती है। एक तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, दूसरा पैट्रियार्कियल सोसाइटी। अब यहाँ पे उस वक़्त के जो रिलेशंस हैं जेंडर इश्यूज़ जो हैं जेंडर इश्यूज़ बेसिकली वो उन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखे थे और डायरेक्टली हम उसी को रेफ़र कर रहे हैं यहाँ पे। सो दीज़ ऑल आर टेकन फ्रॉम ताराबाईज़ राइटिंग्स। सो अब मैं जो भी आपको बताऊँगा, दीज़ आर ऑल एग्ज़ैक्टली द ताराबाईज़ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट। सो दिस इज़ द ट्रांसलेशन व्हिच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द English translation of her book, A Comparison Between Women and Men by ताराबाई शिंदे, और बाई ये जो है रोज़लिंड ओ हेलॉन ने इस बुक का ट्रांसलेशन किया था मराठी से इंग्लिश में। सो तो पहले वो यहाँ पे बताती हैं जेंडर इश्यूज़ को एक्सप्लेन करते हुए कि यू हैव डेवलप्ड द क्लासिफिकेशन दैट यू, वो मेंस को बोल रही हैं, मर्दों को बोल रही हैं कि भैया तुम सारे पुरुषों ने जो है ये चीज़ें बना रखी हैं कि यू हैव स्ट्रॉन्गर देन शी, यू आर स्ट्रॉन्गर देन शी व्हेन इट कम्स टू ब्रेन, यानी तुम्हारा जो ब्रेन है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ जो है, सोचने की क्षमता जो है, वो तुम कहते हो कि हमारी वुमेन से ज़्यादा है। लेकिन फिर ये बताओ कि इज़ देयर एनी अ सिंगल हीनियस एक्ट एनीवेयर इन द ग्लोब दैट यू हैव नॉट कैरिड आउट, कि कुछ भी ऐसा अपराध बचा हुआ है, कोई ऐसा जघन्य अपराध बचा हुआ है जो तुमने अपने इस जो जो है थॉट प्रोसेस और ब्रेन से ना किया हो। अपने आप को मानते तो हो कि हम ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, वुमेन्स के पास ब्रेन पावर नहीं होती है। तो सारे अपराध करने में तो तुम्हारा ही योगदान है। एंड व्हेन कंपेयर्ड टू यू एंड इमेंस पावर, और अगर आपकी जो पावर है और आपकी जो स्ट्रेंथ है उससे कंपेयर करें अगर हम वुमेन्स को, तो उनके पास क्या ही है? व्हाट एडवांटेज डू वुमेन हैव इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ दैट डू नॉट ओन इवन द स्लाइटेस्ट पेस्ट? कुछ भी नहीं है, रत्ती भर पावर उनके पास नहीं है, सब कुछ तुम ही कंट्रोल कर रहे हो। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट वो बताती हैं, सारी जो वुमेन्स की उस वक़्त की प्रॉब्लम्स थी, जो जेंडर इश्यूज़ थे, उस पर उन्होंने एक-एक करके बोला है। सेकंड इज़, इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट वुमेन हैव वैरायटी ऑफ व्हिम्स। व्हिम्स का मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल डिज़ायर्स या फूलिशनेस बोल सकते हैं आप, मूर्खता। तो सोसाइटी में ये सारी चीज़ें मानी जाती थी कि वुमेन्स ही जो है, वो मूर्खता की जड़ होती हैं, इनके पास अनप्रेडिक्टेबल डिज़ायर्स होती हैं, सारी खुरापात इनको आती है। तो वो इसको बताती हैं कि इसका कारण तो ये है कि उनके पास एजुकेशन नहीं है। इसकी वजह से उनके पास रैशनल माइंडसेट नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है।
तो एजुकेशन नहीं होगी तो व्यक्ति मूर्ख ही हो जाता है। डिज़ायर्स और उसकी जो है उल्टे-सीधे ही होती हैं, कोई समझ विकसित नहीं हो पाती। तो इसका जो कारण है वो एजुकेशन है। वुमेन्स को ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए इसके लिए। और उसके बाद वो ये भी बताती हैं कि अगर यही बात है कि सारी अनप्रेडिक्टेबल डिज़ायर्स वुमेन्स में ही हैं, तो फिर मेंस ही सबसे ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज़ में इन्वॉल्व्ड क्यों मिलते हैं? इन जो मेंस होते हैं सारे पुरुषों का दूसरों का धन कब्ज़ाना है, दूसरों की संपत्ति पे अधिकार जमाना है, सारे षड्यंत्र रचने हैं, तो सब कुछ काम जो है ये पुरुषों के ही क्यों देखने को मिलते हैं हमें? वुमेन्स को इसके लिए फिर क्यों ब्लेम किया जा रहा है? तीसरा पॉइंट वो बोलती हैं कि यू यानी मेल्स रिप्रेजेंट वुमेन एज़ डिबॉचर्स। डिबॉचर्स माने अय्याश किस्म की जो है बताते हैं आप महिलाओं को या व्यभिचार ही इनके अंदर ज़्यादा होती है। तो मेल्स जो हैं वो इन महिलाओं को कहते हैं कि आप अय्याश बहुत होती हैं। तो तुम्हें क्या लगता है आप जो है तुम ज़्यादा बेटर हो? यू थिंक यू आर काइंड ऑफ बेटर डोंट यू? अगर तराजू पे रख के तौल दिया जाए दोनों लोगों को कि किसका पलड़ा जो है भारी पड़ता है अय्याशी के मामले में, तो द रिजल्ट वुड शो दैट इट इज़ 150 टाइम्स हैवियर ऑन योर साइड ऑफ द स्केल। तो पुरुषों की तरफ का पलड़ा जो है वो 150 गुना ज़्यादा भारी होगा अय्याशी के मामले में। तो इसके लिए वुमेन्स को ब्लेम नहीं कर रहा है, ठीक है? तो चौथा पॉइंट आगे वो बताती हैं कि द आइडिया दैट वुमेन आर अ वेरी सिटी ऑफ थॉटलेसनेस यानी सारी मूर्खता, सारी विचारहीनता महिलाओं में होती है। ये भी सोसाइटी में एक इश्यूज़ थी। अब इसका जवाब वो क्या देती हैं कि इसके पीछे जो है सिर्फ़ वुमेन का ही कारण है, वो अपने मूर्खता के लिए खुद ही ज़िम्मेदार है। कैसे? वुमेन आर इग्नोरेंट जस्ट लाइक अ बफेलो, फीमेल बफेलो इन अ पेन। तो जैसे भैंस को बाँध दिया जाता है और उसको जहाँ ले जाया जाता है वो वहीं जाएगी, जो उससे करवाया जाएगा वो वही करेगी। तो इसी तरीके से तो तुमने वुमेन्स को बना के रखा है। तो एकदम सार्कास्टिक टोन में अपनी बातों को रखती थी और एकदम बोल्ड तरीके से सोसाइटी की जो मान्यताएँ हैं, जो डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी है उसको क्रिटिसाइज़ किया करती थी। So they may not be able to read or write, but does that mean God never gave them any intelligence at all? वो पढ़ लिख नहीं पाती, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भगवान ने उनको बुद्धि नहीं दी है। इसका तो मतलब ये हुआ कि शिक्षा नहीं दी जा रही है उन्हें। आप उन्हें पढ़ने नहीं दे रहे हैं, ऊपर से बता रहे हैं कि मूर्ख हैं। दे मे बी थॉटलेस बट दे आर स्टिल मच बेटर देन यू। सारी जो क्लेवरनेस है, चालाकी है और खुराफात है, ये मेंस के अंदर होती है, सब पुरुषों के अंदर ही होती है। सपोज़ कीजिए एक एग्ज़ाम्पल देती हैं वो कि सपोज़ व्हेन अ वुमन गेट्स इंटू एडल्टरी, अगर किसी एडल्ट एक्ट्स में कोई महिला फँसती भी है, देन हू इज़ इट हू टेक्स द फर्स्ट स्टेप बाय प्लानिंग द बैड डिज़ायर्स इन हर माइंड। तो कौन होता है जो सबसे पहले उस महिला के दिमाग के अंदर ये सारे डिज़ायर्स को भरता है? वो कोई महिला पुरुष के पीछे थोड़ी भागती है, सब कुछ तुम ही जाके उसके अंदर भरते हो ये सारे एडल्ट एक्ट्स। तो फिर वुमेन्स को क्यों ब्लेम किया जा रहा है? एंड ऊपर से उन्होंने एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात कही कि हाउएवर शेमलेस अ वुमन माइट बी, शी विल नेवर फोर्स हर आर्म्स अराउंड अ मैन्स नेक एंड दैट्स फॉर सर्टेन। नेक्स्ट पाँचवा पॉइंट वो बताती हैं, पाँचवा जो इशू है वो है कि द वुमेन आर द स्टोर हाउस ऑफ ऑल द गिल्ट। कि सारे अपराध की जड़, सारी हीन भावना की जो जड़ है वो वुमेन्स को ही क्यों झेलनी पड़ती है। सो इन फैक्ट व्हेन वुमेन गो रॉन्ग इट्स ऑलवेज बिकॉज ऑफ यू। तो जो भी वुमेन्स गलत रास्तों पे जाती हैं ये आप ही लोगों की वजह से, ये सब पुरुषों की वजह से है। कैसे? वो एग्ज़ाम्पल फिर से देती हैं कि सी नाउ मैनी फादर्स मैरी ऑफ देयर डॉटर्स ऑफ 10 और 11, 11-12 साल की लड़कियों की जो शादी है, वो सभी बाप पैसों और धन की लालच में बड़े-बुज़ुर्ग से कर दे रहे हैं। 80-80, 90-90 साल के लोगों से शादी कर दी जा रही है। तो इस वक़्त वो उस वक़्त की सोसाइटी आप सोच सकते हैं कि कितनी खराब हुआ करती थी। धन की लालच में अपनी बेटी किसी को भी पकड़ा देते थे और धन को देखते थे कि भैया पैसा ज़्यादा है तो वेल इट वोंट रियली मैटर इफ ही डज़ डाई और विल इट, और वो मर जाएगा या ज़िंदा रहेगा, वो कितने दिन सँभालेगा आपकी बेटी को ये भी उनको नहीं देखना। बस पैसा है तो चलो ले जाओ भाई। और ऊपर से ये बोल के विदा करा देते थे अपनी बेटियों कि भैया हमारी लड़की को तो पैसे से मतलब ही नहीं है, आपका पैसा हम देख ही नहीं रहे, हमारी लड़की जो है वो गृह कार्य में दक्ष है, आप ले जाइए आपकी सेवा करेगी। विद वर्ड्स लाइक दैट दे हैंड हर ओवर शेमलेसली, और बेशर्मी के तरीके से ऐसे फेंक देते हैं जैसे एक बाघ के सामने एक बकरी को फेंक दिया जाए। छठवां पॉइंट इज़ ताराबाई आस्क्ड व्हिच ऑफ अस इज़ रियली सोक्ड इन 100 टाइम्स ओवर इन डिसीट। डिसीट का मतलब होता है दोगलापन। ये जो सारा दोगलापन है, ये इसमें सबसे ज़्यादा कौन डूबा हुआ है? कोई महिला डूबी हुई है या पुरुष डूबा हुआ है? सारा दोगलापन तो पुरुष करते हैं। कभी अपने आप को
हरिदास बना लेते हैं, कभी ये कहेंगे हम गोसाई हैं, कभी आप बोलेंगे कि हम फ़कीर हैं, कभी आप कहेंगे हम ब्रह्मचारी हो गए, फिर बताएँगे हम साधु हो गए, फिर हम बताएँगे कि योगी हो गए। तो इस तरीके से आप अपने आप का जो है अपना भेष बदलने में लगे हुए होते हैं। इसका कारण क्या है? ये क्यों आप जोगी और इस तरीके से भेष धारण कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि हम सन्यासी हैं, हमने संसार को त्याग दिया है, हमारे कोई होप्स और डिज़ायर्स नहीं है। फिर आप ही लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा वेश्याओं के पास पकड़े जाते हैं, आपसे कंट्रोल नहीं होता, आप दोबारा से वहीं पहुँच जाते हैं। तो ये हिपोक्रेसी जो तुम्हारी है, ये कब तक छुपाएँगे आप? तो ये जो है उनकी पुरुषों की डिसाइडफुलनेस, उनकी जो दोगलापन है, डबल स्टैंडर्ड्स है सोसाइटी में, उसको अगेन वो क्रिटिसाइज़ कर रही हैं कि ये ब्रह्मचर्य और पता नहीं किस चीज़ के नाम पे अपने आप को आप जो है भागने की कोशिश करते हैं और सारा दोष महिलाओं को देते हैं कि ये नरक का द्वार है और फिर दोबारा से आप लौट कर के वहीं आ जाते हैं। 7वाँ पॉइंट, द वुमेन आर द बिगिनिंग ऑफ ऑल विकनेस, यानी सारी मूर्खता और सारी दुष्टता की जड़, सारी परेशानियों की जड़ वुमेन्स होती हैं। तो इसको भी ताराबाई जो है इसका रिस्पॉन्स देते हुए कहते हैं कि कैसे? नो विदनेस स्टार्ट ऑफ विद यू एंड यू अलोन। सब कुछ तुम्हारे उसी के वुमेन्स के साथ ही नहीं शुरू हो जाता। सारी तो दुष्टता जो है वो पुरुषों के अंदर है। ये कभी पी करके आ जाएँगे रात को, कभी ये पड़े हुए हैं सड़क के किनारे रोल कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कभी ये जुआ खेलते हुए मिलेंगे, कभी ये सुट्टा फूँकते हुए मिलेंगे, कभी गांजा फूँकते हुए मिलेंगे। तो सारी कभी ये अपने जो है बाहर जो 4-5 लेडीज़ को अपने रखते हैं, इनको रखैल बोलते हैं, उनके साथ घूमते हुए मिलेंगे। तो सारी दुष्टता तो पुरुषों के अंदर होती है। वुमेन्स को तुमने घरों के अंदर कैद करके रखा है। तो फिर ये क्यों बोल रहे हो कि वुमेन्स आर द बिगिनिंग ऑफ ऑल द विकनेस। सारी दुष्टताएँ के अंदर सारी दुष्टता की शुरुआत तो तुम कर रहे हो। तो ये एकदम बोल्ड स्टेटमेंट उन्होंने रखा है। इवन द वे मेन कैरेक्टराइज़ सर्टेन वुमेन होर हू मेक देम होर। ऊपर से अपनी पत्नियों को भी बहुत सारे लोग जो है उल्टी-सीधी गालियाँ देते हैं। उनको सेड्यूसिव और पता नहीं कौन-कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं। और जिनसे शादी कर के रखते हैं उनको भी गालियाँ दे रहे होते हैं और उनको छोड़ भी देते हैं अगर उन्होंने बच्चा नहीं दिया उनको तो। अगर परिवार के लिए उनको कुल और ख़ानदान के लिए चलाने वाला एक बच्चा नहीं पैदा हुआ, तो उस वुमन को छोड़ कर के दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो ये जो सोसाइटी के अंदर जेंडर इश्यूज़ थे, जिसमें वुमेन्स को इतनी ज़्यादा क्रूरता सहनी पड़ती थी, इन सब चीज़ों के ऊपर ताराबाई शिंदे का बहुत ज़्यादा क्रिटिक है और आप देख सकते हैं कि कितने सार्कास्टिक तरीके से अपनी आवाज़ को उन्होंने उठाने की कोशिश की है, अपने लेखन के माध्यम से। ठीक है? तो ये जेंडर इश्यूज़ थे और ताराबाई शिंदे के उसपे रिस्पॉन्सेज़ थे। नेक्स्ट उन्होंने मैरिज प्रैक्टिसेस को भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया है, जो इंडिया के अंदर मैरिज इंस्टीट्यूशन था। ताराबाई लिखती हैं कि मैरिज यानी शादी हो जाती है तो वुमेन्स को एकदम लेबर के तरीके से काम करना पड़ता है, इतनी कठिनाइयाँ उन्हें सहनी पड़ती हैं, कई बारी उन्हें भूखे सोना पड़ जाता है। ऊपर से इन सब चीज़ों के बावजूद घर में उनकी हैरेसमेंट होती है, उनकी पिटाई भी होती है। घरेलू हिंसा जैसी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है महिलाओं को सहनी पड़ती हैं। एंड शी कंटिन्यूड बाय सेइंग दैट गर्ल्स फादर एंड मदर राइज़ हिम, यानी गर्ल्स के जो फादर और मदर होते हैं वो उसे ऐसे बड़ा करते हैं जैसे बस उसे दूसरे के घर जाकर के बस सेवा ही करनी है। अ वुमन इज़ ब्रॉट अप इन अ वे दैट प्रिपेयर्स हर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हर स्पाउस एंड हर फैमिली। वो छोटी रहती है फ्रॉम हर यंग एज, उसको ऐसे प्रिपेयर किया जाएगा कि हस्बैंड के पेरेंट की जाके तुम्हें सेवा करनी है, उनके पैर दबाना है, उनके लिए खाने बनाने हैं, घर का झाड़ू-पोछा सब तुम्हें सँभालना है। तो ये एक तरीके से उनकी जो मानसिकता है वुमेन्स की, उनको बहुत छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। सारे पेरेंट्स का जो माइंडसेट है वो यही है। सो अगर लेडी का लक है कि उसकी शादी किसी ऐसी जगह हो गई जहाँ पे अच्छा परिवार उसे मिल गया, तब तो थोड़ी समझो कि उसकी परेशानी टल गई। लेकिन अगर उसकी कोई भाग्य नहीं हुआ, वो ऐसी किसी बुरी जगह पे फँस गई, तब तो वो अपनी पूरी लाइफ़ जो है दुःख और पीड़ा से सहते हुए बिता देती है। तो ये हार्श रियलिटी है मैरिज की। और अपना पूरा लाइफ़ एक लेडी को बोला जाता है कि आप हस्बैंड की इच्छाओं को पूरा कीजिए। हर एंटायर लाइफ़ शी इज़ बीन फोर्स्ड टू पुट हर हस्बैंड्स एम्बिशन ऑन अहेड ऑफ हर ओन व्हिच हैज़ रिक्वायर्ड हर टू फॉरगो मैनी ऑफ हर ओन पर्सनल गोल्स, यानी अपनी इच्छाओं को छोड़ो भैया और हस्बैंड की जो इच्छाएँ हैं उनको आपको पूरी करनी है। उनकी जो इच्छा होगी वही आपकी इच्छा है। ऐसा जो है सोसाइटी सिखाती है महिलाओं को। और एक हाउसवाइफ़ को सारी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ती हैं, उनको बच्चे भी पैदा करने हैं, उनकी
देखभाल भी करनी है। और ऊपर से द रिलीजियस मिथोलॉजी ऑफ सावित्री, सीता एंड मंदोदरी हैज़ बीन यूज्ड टू डिफेंड दीज़ नॉर्म्स इन द एंटायरिटी। और जो सोसाइटी है ये फिर सती, सावित्री और सीता और मंदोदरी जैसे रिलीजियस मिथोलॉजी में जो उदाहरण हैं इनका इस्तेमाल करते हुए जस्टिफाई करते हैं कि स्त्रियों को ऐसा होना चाहिए, यानी अपने आप को सबमिट कर दें हस्बैंड्स को। सो हाउ दीज वाइफ ऑफ दीज डाइटीज ऑलवेज सबमिटेड टू द विम्स एंड चॉइसेस ऑफ देयर हस्बैंड थ्रू आउट देयर एंटायर लाइफ। सो इसके बावजूद भी उन्होंने, इन सभी महिलाओं ने अपनी सारी सेक्रीफाइसेस जो है हस्बैंड के लिए दे दिए हैं। तो ताराबाई इस पे जो है क्वेश्चन करते हुए बोलती हैं कि कोई रिलीजियस टेक्स्ट ऐसा क्यों नहीं है जिसमें हस्बैंड्स को भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। कोई सेक्रीफाइस पुरुष क्यों नहीं करते? सब कुछ महिलाओं को ही क्यों करना पड़ता है? महिलाएँ उनके लिए व्रत रखेंगी उनकी लंबी उम्र के लिए, और पति महोदय के मन में चल रहा होता है कि जल्दी मर जाती तो अच्छा था, हम दूसरी ले आते। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें हस्बैंड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है? और ऊपर से अगर सती सावित्री और सीता का उदाहरण दिया जा रहा है तो फिर राम बनने की कोशिश क्यों नहीं करता? वैसा कैरेक्टर कोई डेवलप करने की कोशिश क्यों नहीं करता? तो इसको भी लेकर के बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ मैरिज को भी किया है इन्होंने। और एक और एग्ज़ाम्पल वो लेते हुए बताती हैं कि अगर एक महिला का पति मर जाता है तो उसको अपशकुनी माना जाता है। यानी अगर कोई महिला विधवा हो गई तो शी इज़ कंसिडर्ड द स्टोर हाउस ऑफ ऑल द गिल्ट। सब कुछ, सारी बुराइयाँ फिर उसी के अंदर हैं। फैमिली के लोग एक नाई को बुलाएँगे, उसका पूरा जो है बाल टकला करवा देंगे। यू कैन सी कि कितनी भयावह सोसाइटी हुआ करती थी उस वक़्त की। उसके पूरे ऑर्नामेंट सब कुछ उतार लिए जाएँगे और उसकी जो शक्ल है एकदम भद्दी-सी बना दी जाएगी। एक सफ़ेद रंग की किसी गंदी साड़ी को उसे पहना दिया जाएगा। तो ये जो है सोसाइटी में विडोज़ की कंडीशन हुआ करती थी कि वुमेन्स को उनकी रीमैरिज बिल्कुल अलाउड नहीं थी। और उसके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके अगर कोई फंक्शन वग़ैरह हो रहा है तो वहाँ पे ले जाने के लिए उसे बचेंगे। उसको पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे सोशल लाइफ़ के अंदर, तो उसकी पूरी लाइफ़ जो है ख़राब हो जाती थी। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी पुरुष की जो है वाइफ़ मर जाती है, पुरुष अगर जो है अपनी पत्नी को खो देता है, तो सारी सोसाइटी, सारी फैमिली उसको समझाने में लग जाती है कि भैया कोई बात नहीं, दोबारा शादी कर लेना। है ना? ये एकदम डबल स्टैंडर्ड है कि अगर वुमन ने अपने पति को खो दिया तो उसका पूरा लाइफ़ जो है दुःख में बीतता है, उसको दोबारा से शादी नहीं अलाउड है। लेकिन मेंस ने अगर अपनी वाइफ़ को खो दिया तो सब उसको तुरंत समझाने लग जाते हैं कि अरे भैया वो भगवान को प्यारी हो गई, उसकी लाइफ़ इतनी ही थी। अब तुम आगे बढ़ो, दोबारा से शादी करो, नया घर बसाओ। और पुरुष भी मन ही मन खुश रहा होता है कि चलो भैया दोबारा से आएँगी अब। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अब इसके बाद फिर ऐसे इंसिडेंट के बाद जो सोसाइटी है उस मर्द को एक मोस्ट डिज़ायरेबल बैचलर कंसिडर करने लगती है। तो ये सारी कंडीशन थी उस वक़्त सोसाइटी के अंदर मैरिज इंस्टीट्यूशन को लेकर के कि मेंस के साथ कैसे जो है दूसरी चीज़ हो रही है उसी कंडीशन के अंदर और वुमेन्स के साथ दूसरी चीज़ हो रही है। इसी तरीके से स्त्री धर्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा बोला है कि सोसाइटी में सब बताते हैं कि स्त्री का धर्म यही होता है कि अपने स्वामी की इच्छाओं की पूर्ति करे, उनकी जो है इच्छाओं को सराखों पर रखे और स्वामी ही उसके लिए सब कुछ है, पति देव ही सब कुछ है, पति ही देव है। तो बताते हैं कि पति को कैसे देव मान लें। ये जो सारे मर्द हैं, ये सारे वायलेंटली वुमेन्स के साथ बिहेव करते हैं, अहिंसा करते हैं, उनको वर्बली अब्यूज़ करते हैं, चीट करते हैं उनको। उनको जो है दारू पीनी होती है, पैसे चुराने होते हैं, लोगों का मर्डर कर देते हैं, कोई चोर होता है, ऊपर से ये घूस-पात लेते हैं। और ये इतनी सारी बुराइयों के बावजूद उनको कैसे हम पति देव मान लें, उनको भगवान कैसे मान लें? और उसके बाद उनके सारी इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो कैसे करें? ये स्त्री धर्म कैसे हो सकता है? और अगर यही स्त्री धर्म है तो फिर कोई पति धर्म क्यों नहीं है? सोसाइटी के अंदर जो सोशल स्ट्रक्चर है इसमें पति धर्म भी तो होना चाहिए। व्हाई देयर वाज़ नॉट अ नॉर्म दैट एक्सप्लेन्ड पति धर्म in a way that considered women to be on equal footing with men rather than the master servant relationship? अगर स्त्री स्त्री धर्म होता है तो फिर पति धर्म होना चाहिए भी, बराबर की बात होनी चाहिए। लेकिन रिलेशनशिप तो ऐसा बना दिया जा रहा है ना कि मास्टर और सर्वेंट है, कि पति देव हैं, आप इंस्ट्रक्शंस देंगे, आपकी जो सर्वेंट है वो उसको मानेंगी और इसी तरीके से पूरा वैवाहिक वैवाहिक जीवन जो है वो बीत जाता है। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है और मेंस को सारी फ्रीडम दी जाती थी वहाँ पे, उनकी जितनी मन करे उतनी शादियाँ कर लें, जितना नंबर ऑफ टाइम्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स। एंड इन कंट्रास्ट टू दिस सोसाइटी
में अंदर सोसाइटी के अंदर अगर कोई विधवा हो जाती है, तो उसकी पूरी लाइफ जो है लोनली और डार्कनेस के अंदर बीतती है। डिवॉइड ऑफ एनी कलर्स इन लाइफ, शी बिकम्स अ विडो। तो ये सारा जो कंडीशन है, ये मैरिज प्रैक्टिसेस को लेकर के है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ आवर आइडियाज़। यानी ताराबाई शिंदे के आइडियाज़ को क्रिटिकली एग्जामाइन करना है। क्रिटिकल एनालिसिस मतलब आपको स्ट्रेंथ और क्रिटिसिज्म्स यानी लिमिटेशंस दोनों प्रोवाइड करने हैं। स्ट्रेंथ आप लिख ही सकते हैं, इतनी सारी उनके आइडियाज़ को आपने देखा। स्ट्रेंथ में आप डाल सकते हैं कि वुमेन के लिए एजुकेशन की उन्होंने बात करी, वाइडोरी मैरिज की बात करी, सोसाइटी के अंदर जो ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की होती थी, पितृसत्तात्मक जो समाज था, उसके खिलाफ उन्होंने बोला। तो ये सारी चीज़ें आप स्ट्रेंथ में डाल सकते हैं। लिमिटेशन में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। लिमिटेशन में आप पहला तो ये लिख सकते हैं कि कुछ जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि ताराबाई शिंदे के जो आइडियाज़ हैं, वो मुख्य रूप से ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की के अराउंड है। यानी उन्होंने अपनी जो आवाज़ उठाई है, वो ब्राह्मण वर्गों में जो अत्याचार होता था महिलाओं के प्रति, उसके इर्द-गिर्द घूमता है। जो नॉन ब्राह्मण कास्ट हैं, लोअर कास्ट के जो पीपल्स हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग इनसे करवाई जाती थी, कास्ट बेस्ड सेक्सुअल वायलेंस होता था। इस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है। तो ये एक कुछ स्कॉलर्स का तर्क रहता है क्रिटिसिज़्म के अंदर। दूसरा, उनके जो आइडियाज़ बहुत ज़्यादा रेडिकल नेचर के भी थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बहुत लार्ज स्केल मूवमेंट नहीं क्रिएट कर पाए अपनी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के अंदर उन्होंने अपने आइडियाज़ से। जैसे ज्योतिराव फूले थे, उन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया, राजा राम मोहन रॉय थे, तो इनके जो मूवमेंट्स थे उस सोसाइटी के अंदर रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थे, तो काफ़ी ज़्यादा इनके पास इंस्टीट्यूशनल बैकिंग थी और काफ़ी बड़ा आंदोलन इन लोगों ने खड़ा किया था। लेकिन इन कंपैरिजन टू दैट, ताराबाई शिंदे के जो आइडियाज़ हैं, ये इन्होंने अपनी राइटिंग्स और लेखन के माध्यम से ही जो है ज़ाहिर करने की कोशिश की। इसकी वजह से कोई ग्रास रूट मूवमेंट नहीं खड़ा हो पाया, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज़ेशनल सपोर्ट इन्हें नहीं मिल पाया, है ना? तो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के अंदर इनके आइडियाज़ आज भी रेलेवेंट हैं, लेकिन बहुत समय तक इनके काम को जो है दरकिनार करके रखा गया। तो ये एक दूसरा क्रिटिसिज़्म हो सकता है। तीसरा पॉइंट आप इसमें और लिख सकते हैं कि इनके आइडियाज़ के अंदर या जो भी इन्होंने लिखा है उसमें बहुत कंक्रीट सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड किया है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हटाने के लिए क्या-क्या स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। तो ये भी आप डाल सकते हैं। अ, ख़ैर, जो भी चीज़ें हैं ताराबाई के जो आइडियाज़ हैं वो मॉडर्न वर्ल्ड में आज भी रिलेवेंट हैं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर पैट्रियार्की अभी भी है, ख़त्म बिल्कुल नहीं हो गई है। ख़ासकर गाँव के अंदर यही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं वुमेन्स को। जो शहरों में लड़कियाँ पढ़ लिख गई हैं, वो तो अपने लिए आवाज़ उठाना थोड़ा बहुत सीख भी गई हैं, लेकिन जिन्होंने अपने घरों में ही रहना चुन लिया है, उनके ऊपर इतनी क्रूरता से उन्हें फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा रही हैं, उनके लिए यहाँ आज भी ये एकदम रिलेवेंट चीज़ें हैं। सो हर वॉइस रिमाइंड्स अस दैट प्रोग्रेस रिक्वायर्स fearless honesty and the willingness to challenge even the system we belong to। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आप नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, और भी उसमें नोट्स के अंदर स्टडी मटेरियल के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर हमने प्रोवाइड कर दिया है, यू कैन रीड इट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम पेज, सब कुछ जाके फॉलो कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। So please give your suggestions and feedback in the comment. This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.